गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेखाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ, पीजी कॉलेज बीकानेर। वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन। पिछले चैप्टर में हमने ऑब्लिगेशन पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था, उसके क्या पार्ट है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन की। हम बात करेंगे कि सामंड ने क्या किया है। इनको सोर्स की दृष्टि से बाध्यताओं को, ऑब्लिगेशन को 4 वर्गों में यानी कि 4th पार्ट में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे संविदात्मक बाध्यता यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशन होती है। सेकंड नंबर पे अपकृत्यात्मक बाध्यता यानी कि टॉर्ट से संबंधित जो ऑब्लिगेशन है। थर्ड बात करेंगे संविदाकल्प या संविदात्मक बाध्यता यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो बाध्यता है उनको भागों में विभाजित किया गया है। अब हम बात करें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के बारे में। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन किससे पैदा होती है? कॉन्ट्रैक्ट पैदा ही किससे होता है? यदि हम बात करें तो सृजन किससे होता है? उसका संविदा या करार से उत्पन्न होता है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि संविदा कब बनेगी? जब करार होगा, जब संविदा बनेगी तो ही ऐसी ऑब्लिगेशन उत्पन्न होगी। तो ऐसी ऑब्लिगेशन जो संविदाएं करार से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगी? संविदात्मक बाध्यताएं कहलाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सृजन होता है वो हमेशा क्या होता है? व्यक्तिगत अधिकारों का सृजन होता है। 2 या अधिक पक्षकार के व्यक्तिगत अधिकारों का क्या करती है? ये सृजन करती है। यदि हम प्राचीन रोमन विधि की बात करें तो अब तो जो संविदा के, यदि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर संविदा करने के लिए काफ़ी रूल्स है, काफ़ी लॉज हैं कि सारे नियमों का पालन होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, विधि के विरुद्ध न हो, एक्स्ट्रा काफ़ी ऐसे लॉज है, तभी एक संविदा का निर्माण होता है। लेकिन यदि प्राचीन की बात करें तो संविदा हमेशा प्राय क्या हो जाती थी? ओरली रूप से यानी कि मौखिक रूप से ही हुआ करती थी। इसका प्रभाव भी वही होता था जो वर्तमान में लिखित संविदा का है। लेकिन पहले में क्या होता था? ऐसा कोई भी लॉज या ऐसे प्रकार की कोई भी दूसरी सेटअप नहीं था। प्रारंभिक युग में बाध्यता पूर्णतः व्यक्तिगत होने का अंतरणीय भी नहीं थी कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे किसी दूसरे बंदे को। लेकिन वर्तमान में क्या है? बिजनेस की जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है या बिजनेस के इतने प्रोसेस होने के कारण अब ये अपना वृद्ध रूप ले चुका है। तो अब क्या कर सकते हैं? आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे हम बैंक में चेक करते हैं या अपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई लिखित है, कोई जो भी है अनादरण, तो उसको हम क्या करते हैं? अब ट्रेंड क्या हो गया है कि वह ट्रांसफ़र भी होने लगी है। तो ये होगी संविदात्मक बाध्यता जो संविदा या करार से उत्पन्न होती है। सेकंड बात आती है अपकृत्यात्मक बाध्यता यानी कि टॉर्ट से संबंधित। जो टॉर्ट से उत्पन्न होने वाली जो बाध्यता है वो क्या कहलाएगी? अपकृत्यात्मक बाध्यता है। नॉर्मल सी बात है। तो इस प्रकार की बाध्यता का मीनिंग क्या होगा? तो इसमें अपकृत्य के अंतर्गत हम क्या देते हैं? हम क्षतिपूर्ति देते हैं, कंपनसेशन दिलाते हैं। तो अपकृत्य के लिए क्या होगा? क्षतिपूर्ति के दायित्व से। लेकिन क्या हो रहा है? लीगल राइट का किसी का हनन हो रहा है, किसी लीगल ड्यूटीज का उल्लंघन हो रहा है, तो विधि के अंतर्गत वो क्या कहलाएगा? सिविल अपकार या अपकृत्य कहलाता है। कब? जब आपके विधिक अधिकार का हनन होता है। विनफील्ड की बात करें तो उन्होंने कहा कि अपकृत्य में बाध्यता कब उत्पन्न होती है, यानी कि अराइज कब होती है, कब उसको टॉर्ट माना जाएगा? कब हो जाता है? जब किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया? विधि के द्वारा निर्धारित किसी कर्तव्य की क्या कर दिया? अवहेलना कर दी है। किसकी अवहेलना? विधि ने क्या कर दिया? कोई ड्यूटी डिसाइड की गई है उसकी अवहेलना कर दी है, जो किसके प्रति है? जनसाधारण के प्रति है, और जिसके उपचार में, जिसकी रेमेडी में कंसिडरेशन के रूप में, प्रतिफल के रूप में क्षतिपूर्ति की न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है। तो वह क्या कहलाती है? टोट कहलाती है, अपकृत्यात्मक बाध्यता कहलाती है। लेकिन वह क्या होनी चाहिए? न तो संविदा भंग हो, न ही वो न्यास भंग हो, और न ही सामूहिक दायित्व का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तब वो किस में आएगी? टॉर्ट से संबंधित ऑब्लिगेशन में आएगी। थर्ड हम बात करें संविदाकल्प या असंविदात्मक बाध्यताएं। हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एक चैप्टर लगता है 68 से लेकर 72 तक के सेक्शन के बारे में, जिसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है। ये ऐसी ऑब्लिगेशन है जो वास्तविक रूप में तो हमेशा संविदा किससे उत्पन्न होती है? एक ट्रुथ मान लो एक कि हमेशा वो किससे उत्पन्न होती? संविदा या करार से ही उत्पन्न होती है। लेकिन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वह संविदा या करार से उत्पन्न नहीं होती है। विधि क्या करती है? उस पर इम्पोज कर देती है। संविदात्मक न होते हुए भी वो संविदा का रूप मानती है। संविदाकल्प को वास्तविक संविदा अपन नहीं कह सकते, लेकिन
संविदा का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है पारस्परिक करार, वह भी इसमें नहीं होता, लेकिन ये संविदा जैसा ही प्रभाव रखती हैं। यदि हम इसकी बात करें कि मैन्सफील्ड को क्या माना जाता है, संविदा कल्प का जनक माना जाता है। अब यदि ऐसा करार नहीं किया गया, मूल कंसेप्ट को डिनाई करके आप किसी को ऑब्लिगेशन, किसी को बाध्य मानते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य, मूल ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा? इसके अंतर्गत देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप दूसरा अनुचित फायदा नहीं उठाने देना चाहते हैं, किसी के व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं होना देना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति किसी का शोषण करके आगे न बढ़ जाए। इस कारण से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है वो मैन्सफील्ड के द्वारा लाया गया था कि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति का अनुचित फायदा उठाते हुए या शोषण करते हुए स्वयं की अन्यायपूर्ण समृद्धि करने से रोका जाता है। तो ओवरऑल जो भी अपने ऑब्लिगेशन पढ़ा उसे स्पष्ट क्या कर रहा है कि जो ऑब्लिगेशन का जो कंसेप्ट है वो जो ड्यूटी होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व से भिन्न है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से संबंध है। बाध्यता ही क्या है? जो अनंत रूप से, फाइनल रूप से दायित्व उत्पन्न करने के लिए क्या आती है? एक कारक मानी जाती है। और विधिक क्षेत्र में बाध्यता का उतना ही महत्व है जितने कि दायित्व के कंसेप्ट का, जितना कि ड्यूटी के कंसेप्ट का। तो इन दोनों ही संकल्पनाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑब्लिगेशन का जो चैप्टर है हमारे आज समाप्त हो गया है। अगली क्लास में देखेंगे कि आगे क्या टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।